जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स के सीरीज में जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये किरण प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्क बुक है। और इसी का हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स का यहाँ पे लाए हैं और उसी क्वेश्चनों को हम लोग आज लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 22,000 है। एक दुकानदार इसके लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है तथा 8% की छूट देता है। छूट की राशि क्या है? तो है क्या, यहाँ रेफ्रिजरेटर का मूल्य, मूल्य मिस हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। और उसके बाद लागत मूल्य से क्या है, 15% अधिक अंकित करता है और उसके बाद 8% का छूट देगा। तो इसका मतलब है कि जो है 8% छूट देने के बाद वो बेच देगा, लेकिन आपको विक्रय मूल्य नहीं खोजा जा रहा है, यहाँ पे छूट की राशि आपको बताना है। मतलब वही 8% का जो छूट दिया वो कितना छूट दिया राशि में, आपको रुपये में बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, 15% अधिक, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो उसको बेचेगा कितना में, यानी अंकित मूल्य कितना होगा उसका, सॉरी, अंकित मूल्य जो है 15% अधिक करके लिखेगा, तो यानी 115 लिखेगा, है ना। और उस पर छूट देगा कितने का, 8% का। तो 115 का 8% वो छूट देगा। वही 115 का 8% कितना रुपया में छूट होगा, यही हम लोगों को खोजा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 100% हमारा क्या सीपी है, तो सीपी का मान दिया हुआ है कितना, 22,000। और ये 100% का मान है। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, छूट की राशि। तो छूट की राशि यानी 115 का 8% हमको निकाल के बता देना है। तो 115 का 8%, 8/100। अब जो है यहाँ से हम लोग काट खोट कर लेंगे, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट दीजिए, 2 से इसको काट देते हैं, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 5 से ये हमारा कट जाएगा, 23 बचे 115। अब क्या होगा, गुना भाग करके दे दिए, चरतिया 12 दूना 24, यानी 4। दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, लास्ट में इकाई अंक, दो ही ऑप्शन में 4 है। अब गुना करके हम लोग देख लेते हैं। तो 22 गुने 23 चौके 92, तो 22 दूना 44, अब 22 नमा 198, 98 दो 100, यानी 202, अर्थात 2024, यानी 2024 कहें तो ऑप्शन आपका 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, कोई खास बात इसमें था नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपको देखना था। आइए, कहता है दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। यदि दोनों संख्या के बीतकर्मों का औसत 7/72 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, है ना। आइए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या है। तो क्या कहता है, दो संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4, किसका, तो दूसरी का 3/4, यानी 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है, तो किसका, दूसरी का, तो दूसरी मतलब 4 हो गया, तो पहली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3:4 में है ये संख्या। तो कहता है दोनों संख्याओं के बीतकर्मों का औसत, तो बीतकर्म मतलब इसको सीधा सीधी हम लोग लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/4 कर दें, यानी बीतक्रम हो गया। और इसका योग ये हो जाएगा, लेकिन औसत कहेगा तो 2 से हमको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर क्या करेंगे, 7/72। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चरतिया 12 और 7/12, और ये दो भाग में है तो ये गुना में नीचे आ जाएगा, है ना। 2 से गुना कर देंगे और 7/72 हो जाएगा। अब जो है इधर से उधर काट दीजिए, 12 दूना 24 दिया 72, ये 7 से 7 हमारा खत्म हो गया। तो अपने पास आया क्या, रेशियो 1 का मान अपने पास 7 आ गया। तो अब पूछा क्या जा रहा है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। तो योगफल, तो दोनों संख्या का योगफल 4 3 7, यानी रेशियो 7 का मान हमको बताना है। सॉरी, यहाँ पे रेशियो 1 का मान 3 होगा, है ना। तो रेशियो 7 का मान 7 गुने 3 अर्थात 21। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एक वस्तु 18% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 2,475 अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे पैटर्न का हिसाब जो है बहुत आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में बनाए होंगे। क्या है, जब एक बार हानि है और फिर कुछ बढ़ा करके बेचा जाता है तो लाभ होता है। तो एक हानि एक लाभ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जुट करके ये जो अधिक में राशि प्राप्त होता है उसी का मान परसेंटेज में होता है।
हानि और लाभ रहे तो जुट जाता है, हानि हानि रहेगा तो घट जाएगा, अंतर होगा, और लाभ रहेगा तो भी अंतर होगा। तो यहाँ पे 18 12 30, यानी 30% का मान अपने पास क्या है, 2475। तो पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100%। आप लोग जानते हैं क्रय मूल्य होता है, तो 100% का मान हम लोग निकाल देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, 2475 गुने 100 बटे 30। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काट दिए, 3 अट्ठी 24 और 25 तिया 75। ठीक है, 825 गुने 10 अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा, 8250। यही 8250 उसका क्या रहा होगा, क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन एक आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ था नहीं, थोड़ा सा इसमें ये पैटर्न होता है, इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए, ए बी और सी तीन बॉक्स है जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं और कच्चों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कच्चे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाए और 5 कच्चे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाए तो कच्चों का नया अनुपात क्या होगा। ये भी आसान सा हिसाब है, कोई बड़ी बात है नहीं। क्या है, तो 3 बक्सा है ए बी सी, ए बी और सी। तो किस अनुपात में है, 3:5:7 में, और टोटल कितना है, 75। तो 5 3 8 7 15 15 25 75, यानी रेशियो 1 का मान अपने पास क्या आया, 5 आया, है ना। तो पहला बक्सा में क्या हो जाएगा, 15 कच्चा, 5 दिया 15, और दूसरे में क्या हो जाएगा 25, और तीसरे में क्या हो जाएगा अपने पास 35, है ना। अब जो है इतना इतना हमारे पास तीनों बक्सा में क्या है, कंचे हैं, है ना। और अब जो है क्या कहता है, यदि 3 कच्चे बी से ए में स्थानांतरित किया जाए, 3 कच्चे क्या है बी से ए में, है ना, तो 3 ये कम हो जाएगा और 3 ये बढ़ जाएगा, यानी ये हमारा अब क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 22 3 25 22 हो जाएगा, और ये हमारा 35 रहा। ठीक है, अब जो है पहला स्टेप तो हम लोग देख लिए क्या है, तो 3 इधर जाएगा तो ये 3 बढ़ जाएगा तो 18 हो जाएगा, ये हमारा 22 बचेगा। अब दूसरा स्टेप में क्या करता है, और 5 कच्चे सी से बी में, सी से बी में, तो सी से बी में जाएगा 5 कच्चे, यानी यहाँ से यहाँ 5 कच्चे जाएगा तो ये 5 कम हो जाएगा और ये 5 बढ़ जाएगा, अर्थात हमारे पास क्या हो 18 और 22 22 5 27 हो जाएगा, और ये हमारा बच जाएगा 30। अब जो है ये इसी का रेशियो हम लोग को देख लेना है। तो 6 तिया 18, 6 से काट देते हैं, 6 से नहीं कटेगा सभी में, तो क्या करेंगे 3 से काटते हैं, 3 छक 18, 3 नमा 27, 3 दह 30, यानी कि 6:9:10 हमारा यही फाइनल रेशियो हो गया। तो अपना कहें तो 6:9:10 आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई खास बात था नहीं इसमें। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई और इससे उस पर 30% का लाभ हुआ, उसके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी सीपी और एमपी में हमेशा जो है आपको जो है एक रिलेशन पूछा जाता है, और उस रिलेशन को आप हमेशा याद रखिए। क्या होता है, हम लोग बार बार आपको बता चुके हैं, सीपी बटे एमपी, है ना। तो सीपी जब रहता है तो यहाँ क्या होता है 100 माइनस आर, या डिस्काउंट कर दीजिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ क्या होता है 100 प्लस माइनस आर परसेंट। आर मतलब हो गया प्रॉफिट और लॉस, प्लस हो जाएगा तो प्रॉफिट, माइनस हो जाएगा तो लॉस। बस इतने पे ये चलता है। तो सीपी क्या है, तो डिस्काउंट अपने पास कितना है 65% पर बेचे गए। पहले इसको देख लीजिए, प्रॉफिट क्या है 30% का लाभ, तो सीपी बटे एमपी जब लिखेंगे तो 30% का लाभ यानी कि 100 प्लस 30 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य के 65% पर बेचा गया, अंकित मूल्य के 65% पे बेचा गया, यानी कि इसका मतलब हो क्या हो गया 100 गुने 100, अगर अंकित मूल्य है तो 100 का 65% पे बेचा गया, यानी 65 में वो बेचा गया, सीधा सीधी यहाँ 65 रखा जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसको। तो 65 बटे क्या हो जाएगा 130, 13 पचे 65, 13 दह 30 से 5 दूनी 10, अर्थात पूछा क्या जा रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य यानी यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, उल्टा हो जाएगा, है ना, एमपी बटे सीपी। यहाँ पे जो निकला हमारे पास क्या निकला, सीपी बटे एमपी, ध्यान दीजिएगा। तो एमपी का मान ऊपर चला जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2:1, यानी कि एमपी और सीपी का जो रेशियो था वो जो है हमारा 2:1 था, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 65% है,
मतलब अंकित मूल्य के 65% पे बेचा गया, यानी कि 65 5 70 30 100 यानी 35% उस पर डिस्काउंट दिया गया है ना। 100 का चीज पे क्या है, 100 का चीज वो 35% डिस्काउंट देने के बाद वो 65 में बेचा गया। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक कार 60.48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5.4 लीटर पेट्रोल की खपत करती है, 22 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी। ये सब आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आसान भी रहेगा और कुछ क्वेश्चन जो है आपको मॉडरेट टाइप का या जो है हार्ड टाइप का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 60.48 किलोमीटर है, तो 60.48 किलोमीटर जाने में वो कितना 5.4 लीटर पेट्रोल का खपत करता है, तो कितना पेट्रोल चाहिए, 22 लीटर में वो कितना जाएगा। तो दशमलव से ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो और, यानी कि गुना में यहाँ पे नीचे 10 और आ जाएगा। अब जो है इसको काट खोट कर दीजिए और कुछ नहीं है ना। 6 से काट देते हैं, 6×9 = 54, 6×10 = 60 और 6×8 = 48, यानी जीरो लगा के 8। 9 से ये कट जाएगा, 9 1 10 12×9 = 78 से 112 गुने 22 कर दीजिए और एक दशमलव एक स्थान के लगा देंगे तो 2 दूनी 4 तो आएगा, तो दो ऑप्शन तो आपका खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब काट दिए, 22 दूना 44 के 4, बाकियत में कितना रह गया 4, 22 का 22 और 4 26 के 6, यानी कि 22 दूना 44, 22 का 22 4 26 के 6, अब बाकी कितना रह गया फिर आपके पास जो है 2, 22 का 22 2 24, यानी 246.4, 246.4 कहें तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही गुना भाग था इसमें और कुछ नहीं था इसमें। चलिए, 8500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% की वृद्धि की जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। ये कुछ नहीं है, साधारण ब्याज का ये हिसाब है। 8500 रुपये की धनराशि क्या है, 5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो 3% वृद्धि कर देगा तो 3% बढ़ करके मिलेगा, तो 3% और कितना वर्ष तक, 5 वर्षों तक, तो 5 वर्ष यानी 15%, यानी 8500 का हम लोग क्या है 15% निकाल देते हैं। ये अपना निकल जाएगा, 15 पचे 75 के 5, अपन रोटी 20 से 120 और 15 पचे 75 के 5, बाकियत में 7 रहा, सॉरी, है ना। और 15 20 से 20 7 27, 127 इतना अधिक मिलेगा और 11,900 पहले से मिल रहा है, तो 11,900 इसमें जोड़ दीजिए, है ना। 5 7 11 और 3 और 1 13 175, 13 175 अपने पास क्या आ गया, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए चूंकि 13 275 भी है, एक बार गुना देख लीजिए, 15 15 पचे 75 के 5, बाकी में 7, 15 20 से 120 और 7 27 के 27, ठीक है 127, तो ये और 11,900, 5 7 9 2 11 और 2 1 3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक कार्य को 46 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 और व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं तो वह कार्य पूरा होने में 16 दिन कम लगते हैं। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ये एमडीएच पे बना दीजिए। तो क्या है, कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति मान लिए पहले एक्स व्यक्ति था और वो क्या है 46 दिनों में वो कार्य को पूरा कर रहा है। यदि 8 और व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति और बढ़ गया तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा, है ना। और वह कार्य पूरा होने में 16 दिन कम, तो पहले 46 दिन लग रहा था, अब क्या है 16 दिन कम लगेगा, तो 16 दिन कम लगने का मतलब है क्या, वो 30 दिन में काम कर दे रहा है और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है क्या करते हैं, अब 2 से काट दीजिए तो और आसान थोड़ा सा हो जाएगा, 2 15 30 और 2 23 46 हो गया, तो 23x और माइनस क्या हो जाएगा 15x बराबर 120। 15 बीसा से 15x इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में आ गया, है ना। और 15 8 23, 8x बराबर 120, तो x का मान 15 बीसा से यानी 15। तो पूछा क्या जा रहा है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आरंभ में 15 व्यक्ति थे। ये आप ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 115 है, इसको हटा दीजिए, है ना। ये अपने पास क्या है 115 नहीं होगा, यहाँ 15 होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि अंतिम संख्या सूची से हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्नों को हम लोग जो देखिए कैसे हल करते हैं।
जानते होंगे औसत का मतलब क्या होता है। औसत मतलब होता है बीच की संख्या। तो बीच की संख्या क्या है हमारा 27 है। और होना चाहिए क्या है विषम संख्या। तो ये बीच की संख्या तो 7 क्रमागत संख्या है, तो 3 इधर रहा होगा संख्या और 3 इसके आगे इधर रहा होगा, है ना। यानी 3 3 6 संख्या इधर मिल करके और एक ये 7, यानी 3 इसके दाहिने तरफ, 3 इसके बाएं तरफ संख्या रहा होगा, है ना। और तो 27 के आगे क्या संख्या मिलेगा विषम। तो 27 के आगे विषम संख्या जो मिलेगा हमारे पास, वो मिलेगा क्या अपने पास 29, है ना। 30 तो सम संख्या हो जाएगा, तो अपने पास अगला विषम 31, और उसके बाद 32 सम हो जाएगा, 33 अगला जो है विषम हो जाएगा, और 27 के जस्ट जो है पहले तो 25 26, यानी कि 25 हमारे पास हो जाएगा। 25 के बाद क्या हो जाएगा 24, 24 के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा 23, 23 जो हमारा विषम संख्या कहलाएगा, 24 सम है जो कि 2 से भाग लिया। 23 के बाद क्या आ जाएगा 22, तो 22 सम संख्या है, और 22 के बाद फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 21, यानी 3 संख्या इधर 21 22 21 23 25 और 27 29 30 29 31 33, ये हमारा सब क्या हो गया सभी विषम संख्या है। और जिसका औसत देखिए, औसत मतलब बीच में ये है हमारा संख्या, है ना। और इसके आगे इधर 3 और इसके इधर 3, यानी कि 3 3 6 और 1 7। तो अब कहता है कि तो से अंतिम संख्या सूची से हटा दिया जाए। अंतिम संख्या सूची से हटा देने का मतलब क्या है। अंतिम संख्या यानी कि इसको आप हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आ जाएगा ये संख्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब जो 6 संख्या आ गया, तो 6 संख्या में जो है आपको औसत बता आना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो शुरू और अंतिम जोड़ करके आधा कर देते हैं। इस तरह से भी हम लोग औसत निकाल सकते हैं, है ना। शुरू 21 और 31 को जोड़ करके आधा कर दें, तो हमारे पास क्या हो गया 2 और 5, इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास अपने पास आ जाएगा 26। 26 हमारा जो है इसका औसत निकल जाएगा। औसत करने का बहुत तरीका है, आप लोग भी जानते होंगे, तो अपने अपने तरीके से कीजिए, हमको जैसे सुविधा लगा वैसे हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2017 में इसकी आय रुपये 31 लाख 25 हजार है, तो वर्ष 2015 में इसकी आय कितनी थी। ये कुछ नहीं है, ये जो है कंपाउंडिंग टेस्ट का या सक्सेसिव जो भी जिस तरह का फॉर्मूला आप लगा पाते हैं आसानी से लगा दिए, सिर्फ गुना भाग है। 25%, तो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से हमारा क्या हो जाएगा बढ़ करके 5 हो जाएगा। और ये कितना, तो 2017 और 2015, यानी 2015 में 4 रहा होगा तो फिर 5, तो 2 साल तक के लिए तो स्क्वायरिंग कर देते हैं इसको, ठीक है। यही रेशियो में आएगा 16:25। तो 25 का मान अपने पास इसके आए 2017 में, ये दिया हुआ है 25 का मान दिया हुआ है, 16 का मान आपको चाहिए। तो यहाँ पे 31, 25 पे 3 जीरो बटे ये 25 का मान दिया हुआ है गुना 16 से हम लोग कर देते हैं। यही जो है पूछा जा रहा है, तो अब काट खूट करना है, काट दीजिए। 25 से कम 25, अब 5 30 6 62 हो गया। 25 गुना 50, 50 और 12 25 पचे 25 7 से 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये 25 से खत्म है। 16 से गुना कर दीजिए, 3 जीरो तो अपने पास आएगा। 16 पचे 80 और 16 दूना 32 8 40 4 16 का 16 4 20, यानी 20 पे क्या हो जाएगा 5 जीरो, 20 पे 5 जीरो कहें तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। आइए, यदि एक वस्तु को 22% की छूट पर और 14% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य 285 का अंतर आता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या कीजिए। कुछ नहीं है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का फेर है। क्या है, पहले कहता है 22% की छूट पर, और बाद में क्या कहता है फिर उसी को 14.5% की छूट पर बेचते हैं, तो 285 रुपया का अंतर है। तो स्वाभाविक है, पहले 22% का आप छूट दे रहे हैं और बाद में कम दे रहे हैं, तो कुछ अंतर तो आएगा ही। तो अंतर बस निकाल दीजिए, 22 में से 14.5 घटा दे, तो 22 में से 14 घटा दीजिए तो कितना 14 26 2 22, यानी कि 8, तो 8 में फिर आधा घट जाएगा, यानी 7.5% का मान आपके पास दिया हुआ है 285। तो पूछा क्या जा रहा है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी 100 का मान हम लोग निकाल देंगे 100% का, ठीक है। तो 285 अगुने 100 बटे 7.5, इसको दशमलव हटा करके एक जीरो लगा देते हैं। 25 से काट दिए, 25 दिया 75, 25 चौके 140 हो जाएगा। 3 से ये कट जाएगा, 3 नमा 27, 3 पचे 15, गुना कर दीजिए तो जीरो, 4 पचे 20, 4 नमा 36 और 2 38, यानी 3800 कहें तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। यदि साइकिल की सवारी करे और उसे मोटरसाइकिल की चाल की 3/14 चाल से चलाए तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ये भी कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, 280 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चाल निकाल लेंगे। तो चाल क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 280/8, 4×2 = 8, 4×7 = 28, 70/2 अर्थात 35×2 = 70 कर दीजिए, है ना। यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल निकल गया। कब, क्या चीज से, तो मोटरसाइकिल से। अब जो है साइकिल की सवारी करे तो उसे मोटरसाइकिल की चाल का 3/14, तो साइकिल का चाल क्या हो जाएगा हमारे पास, 35 × 3/14। तो 7×5 = 35, 7×2 = 14 अर्थात 15/2 किलोमीटर पर आवर से वो चलेगा। क्या चीज से, तो साइकिल से। साइकिल का चाल 15/2 किलोमीटर पर आवर। अब जो है क्या करना है, 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 1 घंटे में इतना, तो 2 घंटे में कितना, इसका दुगना। यानी कि दुगना का मतलब 15/2 अगुने 2 से, अर्थात 15 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा 2 घंटे में, अर्थात ऑप्शन आपका तो करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब कुछ नहीं था, ये सब साधारण चीज है, आप लोग जानते भी होंगे। आइए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 25 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया तथा उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया और शेष कार्य को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ये टाइम एंड वर्क का और अच्छा हिसाब है, थोड़ा सा सिर्फ इसमें समझना है और ज़्यादा कुछ बातें है नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं। ए और बी एक कार्य को 15 और 25 दिन, तो सबसे पहले काम ढूंढना है। ए और बी क्या है, 15 और 25 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 75, 15×5 = 75, 25×3 = 75, 5 और 3 इफिशियंसी निकल गया। उन्होंने 5 दिन तक काम साथ किया, तो 5 दिन तक जब काम करेगा तो दोनों मिल करके क्या है, 5×3 = 8 काम एक दिन में कर रहा है। 5 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम कर देगा। तो 40 काम कर दिया तो निकल गया 75 में से 40 काम, तो बचा अपने पास कितना, 40, 30, 70, 5, 75, यानी 35 काम और बच गया। 5 दिन जो है एक साथ कार्य किया तथा उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, यानी बी और ए दोनों मिल करके जो है 5 दिन में क्या है, 5 और 3 एफिशिएंसी से 8 काम एक दिन में, तो 5 काम 5 दिन में 8×5 = 40 काम कर दिया होगा। तो अब अपने पास बचा क्या, यही 35 काम। और 35 काम अब जो है बी के स्थान पर सी आ गया और शेष कार्य को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। ध्यान रखिएगा, ए और सी मिलकर के 4 दिन में जो है ये 35 काम खत्म कर दिया। ठीक है, तो 35 काम खत्म कर दिया, तो वही पूछ रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी तो आया, लेकिन वो एक दिन में कितना काम करता है ये हमको पता नहीं है। लेकिन एक चीज पता है, क्या पता है, ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है ये पता है। तो ए जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है और 4 दिन में काम कर दिया, तो यानी कि ए जो है पंचों के 20 काम किया होगा। तो इसका मतलब है ए जो है 4 दिन में कितना किया होगा, 5×4 अर्थात 20 काम किया होगा। तो बाकी का जो है 15 काम, है ना, बाकी का 15 काम कौन किया होगा, बाकी का 15 काम सी किया होगा। और सी जो है 15 काम कितने दिन में किया होगा, तो 4 दिन में, है ना, 4 दिन में 15 काम किया होगा। ध्यान रखिएगा, सी जो है 4 दिन में क्या किया होगा, यही 15 काम किया होगा। तो 4 दिन में 15 काम, तो एक दिन में क्या किया होगा, 15/4 काम। अर्थात इसका इफिशियंसी हमको पता चल गया, सी का क्या है, एक दिन में 15/4 काम करता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कौन सा कार्य, तो यही 75 काम हमको जो करवाना था टोटल काम। तो 75 काम, तो इसका इफिशियंसी जो है 15/4, तो 15 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 15×5 = 75 अर्थात 20 दिन में जो है सी हमारा वो काम कर देगा। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिसाब था इसमें, लास्ट में जो है आपको सोचना था। अच्छा हिसाब था टाइम एंड वर्क का, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 18 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। 5 पुरुष और 3 महिलाओं को कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए इसमें है क्या, 15 पुरुष यहाँ पे अलग एक दिन में दिया हुआ है और 18 महिला एक अलग 15 दिन में काम करता है, यानी 2 ग्रुप है। और लास्ट में क्या पूछ दिया है, दोनों ग्रुप को एक साथ जो है काम करवाना है, ये पूछ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे इफिशियंसी निकालना होता है। एक पुरुष और एक महिला का इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो 15 पुरुष 12 दिन में, तो 15 पुरुष क्या है 12 दिन में एक काम करता है ना।
एमडीएच का वही फॉर्मूला लगाएंगे, एमडीएच बटे वन वर्क, है ना। तो उसी तरह से फिर 18 महिला आगुने क्या हो जाएगा, 15 दिन में ये कोई भी काम कर देता है। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, तो 15 से 15 अपना खत्म हो जाएगा, है ना। और ये 6 दूना 12 और 6 तिया 18, अर्थात 2 पुरुष बराबर 3 महिला हम लोग कर सकते हैं, या पुरुष बटे महिला करेंगे तो 3/2। लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, यहाँ से यही यही रहने देते हैं, 3 पुरुष, क्योंकि 3 महिला हमारे पास है तो 3 महिला बराबर 2 पुरुष अपने पास आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से पुरुष को पकड़ लेते हैं, तो 15 पुरुष, 15 पुरुष लिखिए यहाँ पे, कितना दिन में, 12 दिन में, है ना। तो अब करवाना कितना है, 5 पुरुष और है, और का मतलब प्लस होता है, ये आगे हम लोग फाउंडेशन में बताते भी है और आगे कहीं पे बताए भी होंगे। तो 5 पुरुष प्लस 3 महिला कितना दिन में ये काम करेगा, यही कर रहा है। तो 15 पुरुष 12 दिन में एक काम कर सकता है, तो 5 पुरुष 3 महिला मिल करके कितने दिन में करेगा, गुना डी कर देंगे। तो अब यहाँ पे 3 महिला बराबर हमारे पास 2 पुरुष है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 महिला बराबर हम लोग यहाँ इसके बदले क्या ले सकते हैं, 2 पुरुष लिख सकते हैं। तो 5 2 7 पुरुष अगुने डी, और ये क्या हो गया, 15 पुरुष अगुने 12। अब जो है काट खोट आप कर दीजिए, आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा, पुरुष से पुरुष खत्म कर देते हैं, बाकी सब रहेगा ही। तो 15 × 12, तो यानी कि 15 × 150 और 15 दूना 30, यानी कि 180 बटे क्या हो जाएगा, 7, और ये हमारा डे हो जाएगा। तो 7 से आप भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 18, 40, 7 6 42 होता है, तो 7 5 35 5 40, यानी 5/7, 25.5/7 कहें तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपको यहाँ पे ये बदलने के लिए आना चाहिए था, 2 पुरुष बराबर 3 महिला, या पुरुष बटे महिला बराबर 3/2 इफिशियंसी निकल जाएगा। चूंकि हम लोग यहाँ कन्वर्ट इसलिए नहीं किए कि ये 3 महिला हमारे पास दिख गया हमको, तो यहाँ से हम जो है पुरुष को, महिला को पुरुष में कन्वर्ट कर लिए, बस और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, बाकी ये तो एमडीएच का फॉर्म होता है ना। मेंट 1 डे 1 H1 बटे वर्क 1 बराबर M2T2H2 बटे वर्क 2, ये आपको हमेशा याद रखना है, तब जो चीज़ें आप कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 832 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ इस वस्तु को 448 में बेचे जाने पर होने वाली हानि के बराबर है। इस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए ये भी अच्छा पैटर्न है, कभी कभी ये पूछा जाता है ना, तो इसको भी आपको जान के रखना है। ठीक है, जब जो है क्या है, एक बार बेचने पे जो है लाभ होता है और दूसरे बार बेचने पे हानि होता है, और जो है इस कंडीशन में वस्तु को लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो क्या होगा, है ना, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे एक बार बेचने पे क्या है, यहाँ पे जो है लाभ हो रहा है और एक बार बेचने पे हानि हो रहा है ना, और दोनों आपस में बराबर है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, 832 बटे जोड़ 448/2, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल जाता है। अब कहिएगा ये कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको जानना होगा कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में क्या है, समान रहेगा, अर्थात दोनों जब बराबर हो जाएगा तो विक्रय मूल्य ये क्या हो जाएगा, 832 माइनस एक्स करेंगे, है ना, यहाँ से लाभ बराबर हानि, हानि मतलब एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, 448। ठीक है, अब जो देखिए क्या होगा, एक्स एक्स इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और बराबर 832 जोड़ 448, तो x का मान क्या हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो हमारे पास यही बटे 2 में x का मान यानी CP का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए बस इतना ही करते हैं। तो ये तो आपका जो है बेसिक है, पैटर्न आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12 बटे क्या हो जाएगा, 2 2 6 12, 2 चौके 8, 640। ठीक है, अपना CP क्या निकल गया, 640, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12। ठीक है, 2 6 12, 2 चौके 640 CP निकल गया। तो CP पूछ क्या रहा था, इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो CP 640 को क्या बेचेंगे, 20% लाभ यानी 120% का मान चाहिए, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 12 चौक 48 और 12 छक 72 4 76, 668 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा, तब 20% का लाभ होगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे।
समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न में। एक व्यक्ति ने 7% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि वह इसे 10.5% लाभ पर बेचता तो उसे 105 रुपये अधिक प्राप्त थे। उसे 11% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये आगे हिसाब हम आपको बता चुके हैं, उसी टाइप में हिसाब है, कुछ है नहीं। इसको जो है एक हानि है एक लाभ है जोड़ दीजिए तो 17.5% हो जाएगा। और 17.5% का मान आपके पास दिया हुआ है कितना? 105। तो चाहिए क्या? 111% का मान। 111% का मान निकाल दीजिए। 105 बटे 17.5, 17.5 रखते हैं गुना 111, दशमलव हटा दीजिए, जीरो। अब यहाँ से काट खोट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कितना से 15, एक काम 15, 2 17 25, यानी 25 से काट देते हैं तो ये 25 से फिर चलिए 5 से ही काटिए। 5 ये 15, 2 17 25, 25 है ना। और 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 दूना 10। इसको काट दीजिए, कितना मरते? 3 मरते। 35 या 75 से। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 666। 666 कहें तो ऑप्शन आपका तो करेक्ट हो गया। बस इतना ही इसमें था। मेन है कि यहाँ पे ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक हानि एक लाभ होता है, कुछ ना कुछ उसमें अधिक मार्जिन आएगा। उस मार्जिन के लिए जब लाभ हानि रहेगा तो जोड़ करके वही मार्जिन के बराबर परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। एक मार्केटिंग एजेंट ने प्रथम 2 लाख पे 2% और रुपये 2 लाख पर 1.5% तथा महीने में बाकी राशि पर 1% कमीशन अर्जित किया। यदि अप्रैल 2018 में एजेंट द्वारा की गई कुल बिक्री 5,68,000 है तो अर्जित कमीशन क्या है? कमीशन इसमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए कि क्या है, 2 लाख पे जो है पहले 2 लाख पे उसको 2% मिलेगा, फिर अगले 2 लाख पे वो क्या है 1.5%। यानी अगर 4 लाख का बिक्री करेगा तो 2% यहाँ से, 2 दूनी 4,000 लेगा और 1.5 दूना 3, यानी 4 3 7,000। तो ये 4 लाख से अधिक का ही बिक्री है तो 7 लाख से अधिक ही होना चाहिए, तो 7 लाख से अधिक ही होना चाहिए। अब 7 लाख से अधिक, तो 7 लाख से अधिक तो सभी है, सॉरी 7,000 से अधिक होना चाहिए, तो 7,000 से सभी अधिक है। अब चलिए देख लेते हैं। तो ये तो 4 3 7,000 मिलेगा, तो अधिक कितना कमाया? 1,68,000। बस इसमें कुछ है नहीं, 1,68,000 ये अधिक कमाया है ना। तो 1,68,000 का 1% मिलेगा, यानी कि 1,68,000 का 1% यानी 1,680 रुपया मिले, 1,680 रुपया मिलेगा। और 7,000 पहले से, 7,000 पहले से, ठीक है, यानी कि 8,680 रुपया उसका टोटल होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब समझे कि नहीं? देखिए पहले 2,000 पे क्या, 2 दूनी 4, 2 लाख पे 2 दूनी 4,000 रुपया यहाँ पे से मिल जाएगा उसको, ठीक है, 4,000 रुपया। और यह है 1.5 दूना 3,000 रुपया यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 3 7,000। तो यहाँ बिक्री क्या कह रहा है? 4 लाख से अधिक कर रहा है, तो 4 लाख से अधिक तो ये बिक्री है, तो इतना तो उसको कमीशन मिल ही जाएगा, 4 3 7,000। और अधिक कितना किया? तो 1,68,000 अधिक किया, तो 1,68,000 पर बाकी का कमीशन क्या है? 1% देता है, तो 1,68,000 का 1% निकालेंगे तो 1,680 रुपया और आएगा। तो 7,000 प्लस 1,680 यानी 8,680। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है तो उनकी आय संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है इसमें। चलिए देख लेते हैं, कुछ है बाकी बात नहीं। ए और बी, ठीक है। तो बी की आय से 50%, 50% का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? 50 दूनी 100, यानी कि 1/2, यानी कि 2 से ये 3, ठीक है। अब क्या कहता है? ए की आय में 40% की वृद्धि। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लीजिए, इसको 300 मान लीजिए और इसको मान लेते हैं हम लोग 200, क्योंकि यहाँ परसेंटेज वृद्धि है तो आसानी से नहीं। तो 40% वृद्धि कर देंगे किसके आय में? ए की आय में। ए की आय में 40% जब वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? 3 चौक 12, 120, यानी कि इसका आय जो हमारे पास हो जाएगा 120 बढ़ करके 420 हो जाएगा, ठीक है। और बी की आय में क्या है? 30% की वृद्धि, तो 30% का वृद्धि कर देंगे तो 30 दूना 60, यानी कि इसका आय क्या हो जाएगा? 260। तो अब इसका आय कितना हो गया? 4 दो 680, ठीक है। और पहले ये दोनों का आय कितना था? 3 2 500। तो 500 से बढ़ के कितना हो गया? ये 680, यानी 180 का इंक्रीजिंग हुआ कितने में? 500 में। तो 100 में कितना हो जाएगा? परसेंटेज खोजा जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 या 15, 3 18, 5 6 30, यानी 36% का इंक्रीजिंग। 36% का इंक्रीजिंग कहें तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे बातें? क्योंकि ए और बी का रेशियो निकालिए तो 3:2 में आ गया, तो ये क्या हो गया? 300 और ये हम लोग 200 मान लिए, ठीक है। तो 300 का 40% बढ़ाएंगे तो 4 या 12, 120 बढ़ेगा, तो 120, 300 से
ये इसका क्या हो जाएगा, 120 बढ़ करके 420 हो जाएगा। और 200 में 30% बढ़ाएंगे तो 60 बढ़ेगा, तो 260 हो गया। तो पहले उसका आय कितना था, 3 2 500, अब बढ़ करके कितना 680, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 180 का कितने पे, 500 पे। तो 180 बटे 500 गुना 100, यानी परसेंटेज में खोजा जा रहा है, तो 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो खत्म, 5 या 15, 5 6 30, यानी 36% का इंक्रीजिंग। संयुक्त रूप से दोनों का आय जो बढ़ा वो 36% ही बढ़ा। आइए, कक्षा ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 92, कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या की तुलना में 30% अधिक है। कक्षा बी में छात्रों का औसत वजन किलोग्राम में कक्षा ए में छात्रों के औसत वजन से 50% है। यदि कक्षा ए और बी में सभी छात्रों का औसत वजन 56 किलोग्राम है, तो कक्षा बी में छात्रों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है। देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें है, लैंग्वेज को आपको समझना होगा और थोड़ा सा चीजें और निकालना होगा इससे, है ना। क्या है, तो कक्षा ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 92, ठीक है। ए और बी के छात्रों की संख्या दिया हुआ, कक्षा ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या में 30% अधिक है। तो किसकी तुलना में, तो बी की तुलना में। तो बी अगर 100 होगा तो ये क्या होगा, 130 होगा। अर्थात ऐसा कर सकते हैं कि 13 और 10 के रेशियो में है, ठीक है। तो अब 13 10 के रेशियो में है, लेकिन यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 92, तो 13 10 कितना हो गया, 23, 23 चौके 92, यानी कि 13 और 10, 23, 23 चौके 92, यानी रेशियो 1 का मान अपने पास 4 आया। तो ये क्या हो गया, 13 चौके 52, है ना। यानी इसके ए में कितना है, 52 छात्र है, तो और इसमें कितना है, 40 छात्र है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा छात्र की संख्या हो गया, छात्र की संख्या ए और बी क्लास में। आइए, अब दूसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं। क्या है, छात्रों का औसत वजन किलोग्राम में। ए में छात्रों की के औसत वजन से 50% अधिक है। यदि कक्षा ए में, मतलब क्या है, बी में छात्रों का औसत वजन कक्षा ए के छात्रों से 50% अधिक है। तो ए का छात्रों से अधिक होने का मतलब, अगर ये 100 होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अर्थात 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 में। ये क्या है, छात्रों का हमारा छात्रों का औसत वजन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो अब मान लीजिए औसत वजन यहाँ पे दिया हुआ है, ये वजन है और ये हमारा छात्र है 52 और 40। छात्र हमारा परफेक्ट में दिया हुआ है 92, और यहाँ भी दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है, ए और बी में सभी छात्रों का औसत वजन क्या है, 56 है। औसत वजन 56 है, तो टोटल वजन अगर निकालना चाहेंगे तो 92 गुने 56 कर देंगे तो टोटल वजन हो जाएगा, है ना। तो 92 गुने 56 अगर कर दें तो टोटल वजन हमारे पास आ जाएगा, है ना। और यहाँ 52 गुने, ये 52 हमारा रियल नंबर है, लेकिन ये क्या है, रेशियो में है, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं 2 के, है ना, गुना में। और जोड़ यहाँ पे 40 गुने 3 के कर दें तो हमारे पास क्या है, ये दोनों का अलग अलग जो है, ये क्या है, औसत वजन दिया हुआ है 2 के, और इसमें 52 छात्र है, तो 52 ए में है, तो 52 छात्र गुने 2 के कर दें तो ये ए का जो है वजन निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 40 छात्र और गुने 3 के कर दें तो ये बी का छात्रों का वजन निकल जाएगा टोटल, और दोनों को जोड़ दें ए और बी को तो टोटल छात्रों का वजन निकल जाएगा, और टोटल छात्रों का वजन यहाँ भी दिया हुआ, दोनों आपस में इक्वेशन बराबर हो गया। बस इतना ही आपको यहाँ पे सोचना था थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अब जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, काट खोट कर देते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग जो है, जैसे आप काट सकते हैं, गुना करके भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको लेंदी होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे सोचते हैं। तो क्या करते हैं, पहले 4 से काटते हैं। 14 चक 56, 13 चौक 52, और 4 दहें 40, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 को उड़ा देते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 कट जाएगा, 2 सती 14 कट जाएगा, और ये 2 पचे 10 कट जाएगा, 2 एकम 2, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब जो है ये क्या हो गया, 92 गुने 7 रहने देते हैं, और ये 13 के, और ये क्या हो गया 15 के, तो 13 और 15 कितना हो गया, 28 के, ठीक है। 28 के, तो 7 चौके 28, ये 4 हो गया, और 4 से ये 23 चौक 92, यानी के का मान अपने पास 23 आ गया। तो लेकिन पूछा जा रहा है कक्षा बी में छात्रों का औसत वजन, तो बी में छात्रों का औसत वजन, यानी बी का हम लोग क्या माने थे, 3 के, तो यानी 3 के का मान चाहिए, तो 23 गुना 3 बराबर 3 के, ठीक है। 23 गुना 3 बराबर 3 के, अर्थात 23 तिया 69, यही आपका 3 के का मान 69 निकल के आया। यही जो है औसत वजन क्या रहा होगा, जो है बी में छात्रों का औसत वजन जो है 69 किलोग्राम
रहा होगा, है ना। तो ये 3K अपना क्या था, बी के छात्रों का औसत वजन था और ए के छात्रों का 2K था। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो जो है वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न पे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। 10 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे। तो क्या है, दो व्यक्ति है ए और बी। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, 6:5 है। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 4 वर्ष पूर्व जाएंगे, है ना। तो 4 वर्ष पूर्व में क्या है अनुपात, 5:4, 5:4। अब यहाँ पे एक ही चीज आपको ध्यान रखना है इसमें कि अंतर, अंतर मीन्स छोटा बड़ा का दोनों में समान होना चाहिए। तो 5 में से 4 गया तो 1 और 6 में से 5 गया 1, यानी कि दोनों का अंतर समान है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो है क्या, पूर्व से प्रेजेंट में आएंगे तो कितना, 1 बढ़ रहा है और इसका भी 1 बढ़ रहा है, यानी कि रेशियो में 1 बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में कितना है, 4 का वृद्धि करना होगा, यानी 1 बराबर रेशियो 1 का मान 4। ठीक है, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 5 का मान 20 हो जाएगा। और क्या पूछा जा रहा है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अगर जाएंगे तो यहाँ पे 10 क्या है, जुट जाएगा, और इसमें भी 10 जुट जाएगा। जुटने के बाद ये 24 10 34 हो जाएगा, और ये हमारा 30 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 17 34, 2 15 30, यानी 17:15। 17:15 कहें तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 3.2-3 दिनों में पूरा करते हैं। सी और डी दोनों मिलकर उसी कार्य का क्या है, 3.7 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए बी और सी डी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आधे कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आसान सब चीज़ है, आप लोग जानते हैं। 3.2/3 दिन। चलिए ए प्लस बी, 3 × 9 = 11 क्या हो गया, 3 दिन में एक काम करता है। सी और डी, सी और डी क्या हो जाएगा, 7 × 21 = 22/7 दिन। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधी ऊपर का लेना है बस। तो 11 और 22 का एलसीएम 22। अब जो है 22 से इसमें क्या करेंगे, 22 से ये इस 22 से इसका भाग करेंगे। तो भाग करने का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं ना। 22 भाग 11/3 करेंगे तो क्या होगा, 22 × 3/11, 11×2 = 22, यानी कि 6। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6। इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो है एलसीएम ऊपर ऊपर का लेते हैं, क्योंकि ये पलट जाता है, पलटने के बाद ये ऊपर में आकर के जो भी नीचे वाली संख्या होता है वो गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, और 22 से 22 ये कटेगा तो इसका एफिशिएंसी 7 आ जाएगा। अब क्या कहता है, यदि ए बी सी डी चारों मिल करके, तो चारों मिल करके तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इफिशियंसी कितना हो गया, 7×6 = 13। और काम क्या है, आधे कार्य। तो आधा कार्य का मतलब 22 का आधा 11/13 दिन लगेगा। 7×6 = 13 इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी से भाग दे दिए किसमें, वर्क में, तो हमारा डेज निकल गया, यानी 11/13 ऑप्शन कहें तो एक क्लियर हो गया। आगे ₹x की एक राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 7:12 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 8:5। यदि ए और सी के हिस्सों में रुपये इतना का अंतर है तो एक्स का, कुछ नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो है रेशियो का, और कुछ नहीं है। सिर्फ जो है आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं। ए बी और बी अनुपात, फिर क्या दिया हुआ है, सी। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो क्या है, 7:12, और बी और सी का अनुपात क्या है, 8:5। ठीक है, तो यहाँ बी दोनों जगह है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बी है, तो बी को समान कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। समान करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और यहाँ 3 से गुना कर देंगे बस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 से गुना 2 से पहले गुना करते हैं, 14 रेशियो 24, और रेशियो क्या हो जाएगा, ये 15। ठीक है, तो अब क्या है, ए सी का अंतर दिया हुआ है, ए सी का अंतर 219, तो ए सी का अंतर अपने पास 1, 1 = 219। तो कितना का मान चाहिए, तो एक्स का मान, ये टोटल का मान 5×4 = 9×4 = 13, यानी कि 9×4 = 13 हो गया, और 2 3 2 2 4 1 5 53, 219 × 53 का मान चाहिए रेशियो में। ठीक है, तो अब गुना कर दीजिए, और क्या अ, तो 200 से पहले गुना कर देते हैं, तो ये 53 दूनी हो जाएगा 6, 5 दूनी 10, यानी 20, और 19 से गुना करती है, 19×3 = 57 के साथ, बाकी में 5, 19 × 5 = 95, 500 जोड़ दीजिए।
7 जीरो 6 1 7 10 10 107 जीरो 7। कहाँ गलती हुआ? 200 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, ठीक तो होगा। 200 जोड़ 19, 19 ये 57 के साथ, 19 पचे 95, 500। यहाँ गलती की है हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये तो सही था, यहाँ एक 7 हुआ और यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। 7 जीरो 100 1 11 607, 11 607 कहें तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न क्या है? रुपये 7500 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद रुपये 8748 हो जाती है। इस धनराशि के लिए पहले की ब्याज दर से दुगनी दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए ये भी अच्छा हिसाब है, और अच्छा हिसाब रहने के कारण क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मेन आपको रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये हमारा क्या प्रिंसिपल है, और ये 2 वर्ष के बाद ये हमारा क्या अमाउंट है, और 2 वर्षों के बाद है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अमाउंट लिखते हैं 8748, अब बटे क्या लिखेंगे 7500, प्रिंसिपल लिखेंगे, और 2 वर्ष के लिए तो इसका जो है हम लोग रूट अंडर निकाल देंगे, ठीक है। अब जो है पहले इसको काट खोट करके छोटा कर लिए तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि रूट कितना निकलेगा इसका वर्गमूल। तो 5 से काटते हैं इसको, या पहले 3 से काट देते हैं। 3 25 75, क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा। 3 दूना 6, 2 8, 3 नमा 27, 3 एकम 3, 3 छक 18, ठीक है। अब क्या काटेंगे, 4 सत्ते 28, 29 4 दूना 8 3, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 छक 24, और 4 दूना 8 2 10, 4 पचे 20, और 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 3 11, और 4 नमा 36, 729। 729 का मतलब हो गया कि 27 का वो क्या है, स्क्वायर है ना। 729 का वर्गमूल 27 हो जाएगा, और 25 625 का 25 हो जाएगा। अर्थात ये 27/25 यानी 27 मिश्रधन। तो ये ब्याज क्या निकला अपने पास, दो कितने का, 25 का। तो 100 में कितना होगा, गुना 100 कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 25 चौके 100। अर्थात रेट हमारा जो निकल के आया 8%। रेट 8% आया। अब इसी धनराशि के लिए, उसी धनराशि के लिए मतलब 7500 के लिए पहले की ब्याज दर से दुगना, पहले की ब्याज दर से दुगना, यानी पहले का ब्याज दर से दुगना, यानी कि मतलब 16%। और कितना वर्ष के लिए, 3% के, तो सोलतिया 48%, यानी कि 48% किसका निकलेगा, तो 7500 का। तो 7500 का 48% डायरेक्ट कर दीजिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और गुना कर दीजिए आप यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 70 से पहले गुना कर देते हैं तो यहाँ जीरो के जीरो, 8 सत्ते 56 के 6, बाकी अंत में कितना रह गया, 5 सचो के 28, 5 33, ठीक है। और 5 से गुना कर दिए, 5 40 के जीरो, 5 के 20, 4 24, जीरो 6 4 10 के जीरो, 3 2 5 1 6 6, 3 के 3 3600, 3600 कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ था नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे गुना भाग गया, और कुछ है नहीं इसमें। ये पैटर्न तो आपको हमेशा दिमाग में होगा भी। चलिए अगले प्रश्न में। स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? मतलब धारा के विपरीत ये नहीं जाना है, नहीं आप स्ट्रीम में। तो स्थिर जल में नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल भी दिया होता है। आप स्ट्रीम में चाल क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 30 माइनस 6, अर्थात 24 36, 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चलेगा। तो क्या है, 5 मिनट में, तो 60 मिनट में 24 किलोमीटर है ना। तो 1 मिनट में 24/60, चलिए 5 मिनट में तो 24/60 गुने 5। इतना करने का जरूरत नहीं है ना। ये तो हम करके आपको बता दिए, यानी 2 किलोमीटर तय करेगा। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ये अंतिम हिसाब था। चलिए उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।